हाँ, ध्यान देना। पिछले टर्न पर हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग का कंसेप्ट सुन लिया था और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है। तो एक प्रॉब्लम से हम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और फिर प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। करना क्या है, कॉम्प्लेक्स हम रिपोर्ट करेंगे सामने। उस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमको जानकारी चाहिए, क्या सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरा है कि डाया, और स्पिन लो स्पिन है कि हाई स्पिन, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इतनी जानकारी हमको कॉम्प्लेक्स के बारे में चाहिए। कंसेप्ट क्या दिया था हमने कि समझो कोई कॉम्प्लेक्स है मेरे सामने, निकल का साइनाइड -2। तो हमने ये कहा था कि जो भी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट करेंगे उसमें हम सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालेंगे। हाँ, इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा और निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2 होता है, लेकिन +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s से लॉस, तो 4s क्या हो गया, खाली हो गया क्योंकि निकल +2 है। फिर यहाँ d सब शेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5। डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स, एस सब शेल खाली है, पी भी वैकेंट है, डी भी वैकेंट है। 4s 4p 4d। हाँ, डी सब शेल के 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा पहले भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर पेयरिंग कराएंगे 6 7 8। हाँ, भरने के बाद हम देखेंगे मेरा लीगेंड कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है। जब क्वांटम नंबर 4 की बात आती है तो ऐसे केस में 2 पॉसिबिलिटी हम क्लास में बताए थे, या तो ये DsP2 होगा, या तो ये sp3 होगा, या तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा, या तो ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहाइड्रल होगा। तो वास्तविकता क्या है, इसको जानने के लिए हम लीगेंड का नेचर देखेंगे कि लीगेंड स्ट्रांग है कि वीक है। हाँ, यदि स्ट्रांग है तो हम अनपेयर की पेयरिंग करा देंगे और जो जगह खाली मिलेगी वहां से लीगेंड अपना लोन पेयर भरना स्टार्ट कर देगा। और जो लीगेंड वीक रहेगा तो पेयरिंग नहीं कराएंगे और जहां जगह खाली मिलेगी वहां से लीगेंड अपना लोन पेयर देना शुरू करेगा। हाँ, तो बताओ साइनाइड स्ट्रांग है कि वीक है? हाँ, स्ट्रांग है। ऑर्डर लीगेंड का याद है ना, उसको याद करना होगा। सबसे स्ट्रांग दिखाया कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद साइनाइड, फिर एथाइलिन, फिर NO2-, याद है ना। तो उस लीगेंड के अनुसार स्ट्रांग है तो पेयरिंग कराएंगे और वीक है तो पेयरिंग नहीं कराएंगे। हाँ, पता है किस में आता है ये, तो पेयरिंग कराना चाहिए। हाँ, इसका हम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर करा देंगे तो ये डी खाली हो जाएगा और यहां से साइनाइड अपना लोन पेयर देना स्टार्ट करेगा। कितने, 4 लीगेंड है, चार साइनाइड अपना लोन पेयर देना स्टार्ट करेंगे, एक डी में, एक एस और 2 पी। हाँ, इस प्रोसेस में कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, एक डी का और एक एस और 2 पी का, तो हाइब्रिडेशन हो गया DsP2। और जब DsP2 का केस है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, उस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। और ये इसको डी चूंकि यूज कर लिया अंदर का तुमने, तो कहेंगे लो स्पिन। तो जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट लो होता है। जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू लो होती है। तो लो तो है ही है, 0 है क्योंकि अनपेयर तो है ही नहीं, है कि नहीं। अच्छा, इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे तो 4। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें तो निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28।
इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और एक लिगेंड देगा 2 इलेक्ट्रॉन, 4 लिगेंड देगा, हाँ कितना आया 34। मतलब यहाँ इफेक्टिव एटॉमिक रूल वैलिड नहीं है। कब समझना, ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल नहीं है, ऐसा हम बता चुके हैं। बोलो समझ आए ना। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स हम लिखेंगे, लिगेंड को ध्यान में रखते हुए हमको कॉम्प्लेक्स के बारे में इतनी जानकारी चाहिए। क्या क्या जानकारी बोला था हमने, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोनेशन और ज्योमेट्री, मतलब शेप क्या होगा, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इतनी जानकारी हमको चाहिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान दिया इसमें, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग में हम केवल उन ऑर्बिटल को काउंट कर रहे हैं जिसमें लिगेंड अपना लोन पेयर दिया है, लेकिन जिसमें लिगेंड लोन पेयर नहीं दिया है, जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको बोलते हैं लोन पेयर, ये इनको हम हाइब्रिडेशन में काउंट, जबकि याद करो पी ब्लॉक में जब हम कंपाउंडिंग पढ़ाए थे तो वहाँ हमने हाइब्रिडेशन में सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर को भी काउंट किया था, ध्यान दिया है कि नहीं। तो पी ब्लॉक की बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस यही है कि वहां पर हम लोन पेयर को काउंट करते थे सिग्मा बॉन्ड के साथ, और यहाँ हम केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड काउंट कर रहे हैं, लेकिन लोन पेयर को काउंट नहीं कर रहे हैं। नोट कर लो इसको अलग से, ये लाइन हमने उस दिन नहीं बताई थी। देखो, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, the non-bonded electron of the center metal the non-bonded electron of the center metal, the non-bonded electron of the center metal occupy inner orbitals, do not participate in hybridization, do not participate in hybridization, do not participate in hybridization, which is differ from p block bonding, which is differ from p block covalent bonding, where non-bonded electron ब्रैकेट में लोन पेयर, non-bonded electron pair ब्रैकेट में lone pair also participate in hybridization, where non-bonded electron pair bracket में lone pair also participate in hybridization। याद आया कि नहीं? पी ब्लॉक की बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बॉन्डिंग में ये सबसे मेजर डिफरेंस है। और वहाँ पी ब्लॉक की बॉन्डिंग में हमने DsP3 sp3d का शेप बताया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यहाँ लिखवाए हैं DsP3 का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बताया कि नहीं? डिफरेंस है। और एक चीज और देखो, वहां पर जब हम शेप डिफाइन करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर को भी रखते हैं, और लोन पेयर को ऐसी जगह रखते हैं जहां उनके बीच की दूरी ज्यादा हो, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPRT थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर, और उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन होता है। तो हम रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल को लोन पेयर ऐसी जगह रखते हैं जहां उनके बीच की दूरी ज्यादा हो, ताकि उनके बीच रिपल्सन कम हो जाए और मॉलिक्यूल का शेप डिस्टर्ब ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो। याद है कि नहीं? मतलब वहां पर हम VSEPRT थ्योरी लगाते हैं ना, बोलो, यहां पर हम वो थ्योरी
अप्लाई नहीं करते। हाँ, अप्लाई नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन नहीं होता, होता है। इसकी वजह से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, डिस्टॉर्शन मॉलिक्यूल में भी आता है। उसी को बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो की बार नीट में आया था। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होगा? रिपल्सन। इस रिपल्सन की वजह से इसकी रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, और जब हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। उसको बता दे फिर प्रैक्टिस होती रहेगी फिर में। क्यों? तो हेडिंग दे दो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। समझो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ये क्या है? समझो निकिल के साथ 6 लिगेंड जुड़े हैं। तो यहां अभी 4 लिगेंड है, 6 लिगेंड और बढ़ा दिया हमने, और 6 लिगेंड का केस है। ऐसे समझ लो, हाँ ये अमोनिया है, अमोनिया है ना, ये अमोनिया, साइनाइड की जगह क्या हो गया? अमोनिया। देखो सामने, तो सेंट्रल मेटल के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लीगेंड के बॉन्ड को रिपेल करते हैं। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। तो मतलब बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर जो दे रहा है ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। यदि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यदि 8 लिगेंड, कितने, सॉरी 6 लिगेंड, कितने लिगेंड है? 1 2 3 4 5 6, 6 लिगेंड को बराबर रिपेल करेंगे, इक्वली रिपेल करेंगे, तो मॉलिक्यूल के शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। बताओ 6 के इसमें शेप ऑक्टाहेड्रल होता है ना, जैसे क्वाड्रेंट नंबर 6 है, 6 लिगेंड है, तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ निकिल है, समझो यहाँ मिडनेक निकिल है, यहाँ अमोनिया। क्वाड्रेंट नंबर 6 के केस में ज्योमेट्री बताई गई ऑक्टाहेड्रल। यदि लॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर इस 6 सिग्मा बॉन्ड को, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, 6 लिगेंड को इक्वली रिपेल करते हैं, बराबर रिपेल करते हैं, तो ऐसे केस में इसकी रेगुलर ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन बचे ना, लोन पेयर, ये सब दिख रहे हैं लोन पेयर, यदि ये सब लोन पेयर 6 लिगेंड को बराबर रिपेल करेंगे, जितना इसको रिपेल करेंगे उतना इसको, उतना इसको, तो जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी भी होगी, उतनी दूरी इसकी भी होगी। पता एंगल कितना है? बताओ 90, ये भी कितना 90, ये भी कितना 90 90 90, सब एंगल बराबर पर है। और जब एंगल बराबर तो इनके बीच रिपल्सन भी, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी बराबर। और ये जो लिगेंड के लोन पेयर है, मेटल के जो लोन पेयर है, ये 6 लिगेंड को बराबर रिपेल जब करेंगे, तो ऐसे केस में कोई चेंज, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, शेप रेगुलर रहेगा, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं लगेगा। कब लगेगा? जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन कुछ लिगेंड को ज्यादा रिपेल करें, कुछ को कम रिपेल करें। किसी को ज्यादा रिपेल कर रहा है तो इनकी दूरी बढ़ जाएगी, इसको कम रिपेल करेंगे दूरी कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
डिस्टॉर्ट कर जाएगा, तो हम उसको कहेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, वो कब लिगेंड को इक्वली रिपेल करेंगे और कब इक्वली रिपेल नहीं करेंगे। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन भरे अंदर की तरफ, उनका अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। यदि ये इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज है, यदि सारे इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज हैं, तो ऐसे केस में ये लोन पेयर 6 लिगेंड को बराबर रिपेल करेंगे, इक्वली रिपेल करेंगे। तो ऐसे केस में इनकी रेगुलर ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, शेप ऑक्टाहेड्रल रेगुलर बना रहेगा, तो वहां जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं लगेगा। और यदि इस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल है, तो ऐसे केस में ये लोन पेयर किसी लिगेंड को ज्यादा रिपेल करेंगे, किसी लिगेंड को कम रिपेल करेंगे। तो ऐसे केस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी, रेगुलर शेप चेंज हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बात समझ में आई? अब बात यह है कि जो अंदर के जो लोन पेयर है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है, ये हमको कैसे पता चलेगा? बोलो कैसे पता चलेगा? तो देखो, जैसे हमने ये बताया कि जब कोई लिगेंड अपना लोन पेयर देने के लिए मेटल को अप्रोच करता है, तो लिगेंड का जो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है 2 पार्ट में टूट जाता है। इसकी स्प्लिटिंग होती है, बताया था। ऑक्टाहेड्रल केस में स्प्लिटिंग होती है T2G और EG में, याद है? हाँ, ये था T2G 3 और EG 2 में, याद है? अब मान लो हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, मान लो हमने इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, एक इलेक्ट्रॉन। तो पता इसको हम 20 से काटे हैं, इक्वल हाफ हो जाएगा। दिस इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर गया, 1 2 3, एक यहां भरा गया 4। अब हम इसको 20 से काटें इक्वल हाफ, तो दिस इज द एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये लोन पेयर लिगेंड को इक्वली रिपेल नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर जाएगा, तो बोलेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अच्छा, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया, अब हम उसको 20 से काट दें, इक्वल हाफ हो जाएगा। दिस इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किस केस में सिमेट्रिकल है, किस केस में एसिमेट्रिकल है, उसको भी पूरा बना के दिखा देते हैं, हर पॉसिबिलिटी को दिखा देते हैं। लेकिन याद रखना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और एसिमेट्रिकल हुआ तो नोट कर लो इसको पहले। The shape of complex depends upon symmetrical or asymmetrical distribution of electron. The shape of complex depends upon symmetrical or asymmetrical distribution of electron in d orbitals. The shape of complex depends upon symmetrical or asymmetrical distribution of electron in d orbitals. पैरा चेंज करो। If d electron symmetrically arrange, if the d electron symmetrically arrange, then they will repel all the 6 ligand equally. Then they will repel all the 6 ligand equally. And the structure will be regular octahedral. And the structure will be regular octahedral. स्ट्रक्चर क्या होगा? रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, कोई चेंज नहीं होगा। देखो, if the d electron arrange asymmetrically, if
if the d electron arrange asymmetrically, they will repel some ligand more than other. They will repel some ligand more than other. किसी लिगेंड को ज्यादा रिपेल कर देगा, किसी लिगेंड को कम. Then the arrangement of ligand will be disturbed. Then the arrangement of ligand will be disturbed. किसी लिगेंड को ज्यादा किसी को कम करेगा तो अरेंजमेंट लिगेंड क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. डिस्टर्ब. Then the arrangement of ligand is disturbed. And the distortion in shape occur. Distortion in shape occur. Distortion मतलब disturbance हो जाएगा. Distortion in shape occur. This is known as John Taylor distortion. This is known as John Taylor distortion. ठीक है, पर इतना याद रखना कि डी इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज है तो शेप रेगुलर रहेगा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा. जहां डी इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिकल है तो वहां रेगुलर शेप डिस्टर्ब कर जाएगा, उसको कहेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. अब कहाँ सिमेट्रिकल है कहाँ एसिमेट्रिकल है वो लिगेंड के आधार पे आता है. कभी स्ट्रांग है तो वीक लिगेंड है उसके आधार पे आता है. तो हम सारी पॉसिबिलिटी पर बना के दिखा देते हैं. अब तो दिखाएंगे क्या बस जो भी अरेंजमेंट हम तुमको दिखाएंगे उसको 20 से काटते जाओ. T2 को भी 20 से काट दो, EG को भी 20 से काटो. यदि इक्वल हाफ हो गया तो सिमेट्रिकल है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा. और इक्वल हाफ नहीं हुआ तो एसिमेट्रिकल है, समझो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा. देखो सामने हाँ देखो, मान लो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया गया जिसके डी सबशेल में 3D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. इसका T2G और EG के सारे ऑर्बिटल खाली पड़े हैं. T2G में 3 होता है, EG में कितना होता है 2. हाँ, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें D0 है, मतलब स्कैंडियम प्लस C का कॉम्प्लेक्स हो जाए, टाइटेनियम प्लस 4 का कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो मतलब स्कैंडियम प्लस C टाइटेनियम प्लस 4 के डी में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं. D0 कॉन्फ़िगरेशन है. अब चाहे लिगेंड उसमें स्ट्रांग लगा हो चाहे वीक लिगेंड हो लगा हो, इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं, तो पेयरिंग अनपेयरिंग की कोई बात है ही नहीं. बताओ उस केस में ये अरेंजमेंट क्या हुआ. अब बताओ इसको 20 से काटो, इसको 20 से काट दो, इक्वल हाफ, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा. मतलब इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं मिलेगा, चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो, स्ट्रांग या वीक लिगेंड हो इस कॉम्प्लेक्स में. हाँ, ये हम जो बता रहे हैं कौन सा अरेंजमेंट है, ये सिमेट्रिकल है.